बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस करना है, आइए मूव करते हैं लेक्चर को समझने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स को। हम समझ चुके हैं बायो एनर्जेटिक्स क्या है। किसी जानदार जिस्म में एनर्जी का बनना, एनर्जी का इस्तेमाल होना, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर एनर्जी का बनना, एनर्जी का एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना और जिस्म का एनर्जी को इस्तेमाल करना, इन सब चीजों का मुतालिया बायो एनर्जेटिक्स में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बायो एनर्जेटिक्स में हमने डिस्कस किया कि हमारे जिस्म में जो सेल मौजूद हैं, जो बेसिक यूनिट हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के, वो मुख्तलिफ काम मुस्तकिल तौर पर करते रहते हैं। वो काम क्या है? वो केमिकल सिंथेसिस है, वो मेटाबॉलिज्म है, वो मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन है। ये मुख्तलिफ किस्म के काम हैं जो सेल में मुस्तकिल बुनियादों पर चलते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल एक ओपन सिस्टम है, बहुत सी चीजें अपने माहौल से लेता है, बहुत सी चीजें अपने अंदर से बाहर खारिज करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस काम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करती है, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हेल्प करती है, और पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल, इस दौरान भी एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे जिस्म में जो एनर्जी है वो दो हालतों में पाई जाती है। एक को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, एक को काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है। हमारे जिस्म में केमिकल बॉन्ड्स की सूरत में एनर्जी स्टोर होती है और इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, जो कि फ्यूचर यूज के लिए मौजूद होती है। इसी तरह से जब हमारे जिस्म में कोई काम होता है, उस काम के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, वो हाई एनर्जी बॉन्ड हैं, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। रेस्पिरेशन के अमल के दौरान वो टूटते हैं, एनर्जी निकलती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। बवक्त ज़रूरत एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मूव करते हैं फर्दर डिटेल की तरफ कि एटीपी क्या है, एटीपी की स्ट्रक्चर क्या है, एटीपी का फंक्शन क्या है, एटीपी की टर्म सबसे पहले किसने मुतारिफ करवाई। डियर स्टूडेंट्स, एटीपी क्या है? ये सेल की एनर्जी करेंसी है। आज इसकी तफसील को हम समझने वाले हैं। हमें मालूम है हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। इसके बरक्स रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। इन रिएक्शंस को कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। हमें मालूम है कि रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का सोर्स हैं। जब ये ऑक्सीजन से निकल करके किसी दूसरे एटम कार्बन या हाइड्रोजन के पास जाते हैं तो वहां अनस्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं और मौका मिलने पर वापस रिटर्न होते हैं ऑक्सीजन की तरफ। इस दौरान में एनर्जी खारिज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले एनर्जी की तैयारी होती है पौधों के अंदर। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे सूरज की रोशनी की, सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अपनी खुराक तैयार करते हैं। रिडक्शन का अमल होता है। इसके बाद ये खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये टूटती है। रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, बकिया एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। जब जरूरत पड़ती है एटीपी के टूटने पर ये एनर्जी सेल के फंक्शंस में मदद देती है और बकिया एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। हमें मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा होती है ना तबाह की जा सकती है, अलबत्ता एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदली जा सकती है। आइए देखते हैं एटीपी क्या है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एटीपी के बारे में तो आप लिख सकते हैं इट इज द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स एंड इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पे कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले एनर्जी करेंसी,
उसके बाद न्यूक्लियोटाइड और उसके बाद इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है कि ये एनर्जी का मेजर सोर्स है। न्यूक्लियोटाइड ये केमिकल का नाम है जो डीएनए आरएनए में भी पाया जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी की जो एब्रीवेशन है उसका फुल नेम है। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद फर्दर डिटेल को देखते हैं। एटीपी के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? डियर स्टूडेंट्स, एटीपी की स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज किया जाए तो हमें एटीपी के 3 मेन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, 3 मेजर पार्ट्स नजर आते हैं। वो क्या है? नंबर 1, 5 कार्बन शुगर। डियर स्टूडेंट्स, 5 कार्बन शुगर को राइबोज शुगर कहा जाता है। ये रिंग स्ट्रक्चर होती है, ये साइक्लिक कंपाउंड है जो कि क्लोज चेन कंपाउंड की एग्जांपल है। नंबर 2, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एटीपी के मॉलिक्यूल में दूसरा अहम हिस्सा फॉस्फेट ग्रुप्स का पाया जाना है। ये 3 की तादाद में मौजूद होते हैं और इनके दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड्स बनते हैं। नंबर 3, एडिनिन जो कि एक नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, इसको नाइट्रोजन बेस कहा जाता है। डीएनए के अंदर भी ये पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। फंक्शन, एटीपी का काम क्या है? दिस इज मेजर एनर्जी सोर्स फॉर ऑल सेलुलर फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, सेल के काम कौन से हैं? केमिकल सिंथेसिस है जिसमें बहुत से केमिकल तैयार होते हैं, बहुत से केमिकल टूट फूट का शिकार होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिस दौरान में एनर्जी इस्तेमाल होती है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस है जिसके जरिए मटेरियल सेल में आते हैं या सेल से निकल करके बाहर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा नर्व इंपल्स के चलने में भी एनर्जी की जरूरत होती है और ये भी एटीपी की मदद से ही पूरी की जाती है। एटीपी की स्ट्रक्चर को डायग्राम की मदद से आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटीपी की स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे तो मजीद समझने में आसानी पैदा होगी और यकीनन आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। आइए देखते हैं। ये एटीपी का एक मॉलिक्यूल है कि जिसमें ये रेड कलर से राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली हर कॉर्नर पे एक कार्बन मौजूद है। ये 5 कार्बन राइबोज शुगर है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक कंपोनेंट का पार्ट है। बेसिक कंपोनेंट्स में से ये एक कंपोनेंट है। नंबर 2, नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम एडिनिन है। ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है और ये डीएनए आरएनए में भी पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन बेस 2 तरह की होती है, सिंगल रिंग वाली भी होती है और डबल रिंग वाली भी होती है। यहां पर जो नाइट्रोजन बेस दिखाई गई है एटीपी की स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेस है। तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जो एक लीनियर चेन में सीधी लाइन में आपस में जुड़े होते हैं और इनके दरमियान रेड कलर से आपको एक सिंबल दिखाया गया है। इनको जोड़ने वाली लाइन बनाई गई है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड का सिंबल है और इसको टिल्ड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, इसको टिल्ड बोला जाता है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। हाई एनर्जी बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब ये एक बॉन्ड टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी कहां से आती है? हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो हाई एनर्जी बॉन्ड हैं। जब वो टूटते हैं उनसे एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी एटीपी के इन फॉस्फेट बॉन्ड्स में स्टोर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, एनर्जी जो कि बॉन्ड के अंदर स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और जब ये खारिज होती है, काम करने में मदद देती है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। आइए देखते हैं इसकी फर्दर स्ट्रक्चर को एलेबोरेट करते हैं। अगर इन 2 चीजों को मिला दिया जाए, नंबर 1 राइबोज शुगर और नंबर 2 नाइट्रोजन बेस, तो इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एडिनोसिन का। इसी तरह से अगर एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो तो इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एब्रिविएशन क्या है? AMP।
ये वो न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर एक फॉस्फेट मौजूद है, और अगर इसके साथ दो फॉस्फेट अटैच हो जाएं 1 and 2 तो इसको हम नाम देते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसका शॉर्ट नेम क्या है ADP। और इसके अंदर कितने फॉस्फेट मौजूद हैं? 2 फॉस्फेट मौजूद हैं। अगर इसमें एक और तीसरा फॉस्फेट भी मौजूद हो तो इसको नाम दिया जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी एब्रिविएशन क्या है? इसकी एब्रिविएशन है ATP। और इसके अंदर कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ATP मॉलिक्यूल। आप इस डायग्राम को याद कर लीजिए और एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए एज इट इज आपने इस डायग्राम को लेबल करके ड्रॉ कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है AMP से क्या मुराद है, ADP से क्या मुराद है, तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं इट इज अ न्यूक्लियोटाइड इन विच देयर इज 1 फॉस्फेट ग्रुप और 2 फॉस्फेट ग्रुप। अगर मोनोफॉस्फेट आएगा तो 1 फॉस्फेट ग्रुप, अगर डाइफॉस्फेट आएगा तो 2 फॉस्फेट ग्रुप। साथ में आप लिखेंगे इट इज एब्रिवेटेड बाय AMP या इट इज एब्रिवेटेड बाय ADP, और साथ में आप इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर AMP है, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ अगर ADP है। अगला मरहला एनर्जी रिलीज या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सवाल ये पैदा होता है ATP से एनर्जी कैसे रिलीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, केप्ट इन योर माइंड, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी जहन में रख लीजिए, याद कर लीजिए, हाइड्रोलिसिस की इस्तेमाल की गई है। हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रोलिसिस का लफ्ज इस्तेमाल होता है ऐसे रिएक्शन के लिए कि जिसमें कोई चीज टूटती है पानी की मदद से टूटती है। हाइड्रो का लफ्ज पानी के लिए, लाइसिस का मतलब टूटना है, यानी पानी से रिएक्शन करके किसी चीज का टूटना हाइड्रोलिसिस कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 रिएक्शंस हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ATP के टूटने से एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ATP का मॉलिक्यूल जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ADP बन जाता है, इससे एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है। यहां पर एक चीज नोट कीजिए कि P के साथ I लिखा गया है, I का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से ये ADP जब मजीद पानी के साथ रिएक्शन करता है, मजीद फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और ADP तब्दील हो जाता है AMP में, और उसके साथ मजीद एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। यहां पर एक बात जहन नशीं कर लीजिए, जब एनर्जी की जरूरत होती है ATP टूटता है, ADP में तब्दील हो जाता है। मजीद जरूरत हो ADP मजीद टूटता है, AMP में तब्दील हो जाता है, और हर बॉन्ड के टूटने पर 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये अनस्टेबल फॉर्म है, ADP की फॉर्म हो या AMP की फॉर्म हो, जो ही एनर्जी की जरूरत पूरी हो जाती है दोबारा से AMP ADP में तब्दील हो जाता है एक फॉस्फेट को जोड़ करके, और ADP ATP में तब्दील हो जाता है मजीद दूसरे फॉस्फेट को अपने साथ जोड़ करके। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात भी जहन में रहे कि AMP के बाद ATP का मॉलिक्यूल मजीद नहीं टूटता है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप राइबोज शुगर के साथ अटैच रहता है। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं, आइए आपसे शेयर करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ATP की टर्म सबसे पहले किस साइंसदान ने और किस सन में इस्तेमाल की? इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ में पूछा जाता है। कार्ल लोहमैन, ये एक साइंसदान था जिसने ATP को डिस्कवर किया और 1929 में किया। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। नंबर 2, फ्रिट्ज लिपमैन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने नोबेल प्राइज विन किया। किस बुनियाद पर? क्योंकि इसका कहना यह था, इसने ये तस्वुर सबसे पहले पेश किया कि ATP इज द मेजर एनर्जी करेंसी, ये सेल की मेजर एनर्जी करेंसी है, मेजर सोर्स है एनर्जी का। और जिस सन के अंदर इसने ये तस्वुर पेश किया
वो था 1941। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, आप लोग अपने पैसों को नकद हालत में भी अपने पास रखते हैं और कुछ पैसों को बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एटीपी भी एक करेंसी की किस्म है किसी जानदार जिस्म के अंदर, कि जिसमें हम बॉन्ड्स की फॉर्म में करेंसी को स्टोर कर लेते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और बवक्ते जरूरत ये बॉन्ड जब टूटता है तो जिस तरह हम एटीएम से मनी निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, विथड्रॉ करवाते हैं, ऐसे ही इस बॉन्ड के टूटने से सेल की जरूरत के मुताबिक एटीपी से एनर्जी खारिज होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था, अहम टॉपिक था, दिलचस्पी वाला टॉपिक था। यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इस टॉपिक को मेमोराइज कर लेना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।